शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। अदालत ने जिमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में है जिमनी इंतखाबात। इस हवाले से बड़ी राहत नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली को। तमाम अरकान असेंबली जिमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बरकरार रखा है। स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। अदालत ने जिमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत अब दे दी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ी राहत नाअहल करार दिए गए, अयोग्य करार दिए गए एमएलएस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी राहत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल को फिलहाल ये डिसाइड करना है कि जो रेजिग्नेशन होता है किसी भी एमएलए का वो स्वैच्छिक है या नहीं है, वो ये तय कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन वो तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अधिकार फिलहाल उनके पास नहीं है। तो एक बेहतर और एक नपातुला फिलहाल ये फैसला है। हालांकि एक बड़ी राहत उन 17 अयोग्य विधायकों को जरूर है क्योंकि अब वो आने वाली 5 दिसंबर को जब उपचुनाव है तो वो फिलहाल रिकंटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग नोटिफाई करेगा। महीने पहले गुजर चुके हैं, अब जो है इलेक्शन होना तय है। 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा। 9 दिसंबर को इस इलेक्शन के रिजल्ट जाहिर होंगे, नताइज का ऐलान होगा और इसके बाद देखना होगा कि रियासत कर्नाटक की सियासत क्या मोड़ इख्तियार करती है। लेकिन फिल वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस सिलसिले में जो है मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसमें फिल वक्त के लिए जो है शिकस्त हुई है। कांग्रेस जिस कोशिश में थी कि इन्हें जो है किसी भी तरह जो है रोका जाए, इन बागी एमएलए को जो है मौका न मिले, क्योंकि कांग्रेस के उस वक्त के स्पीकर रमेश कुमार ने इन्हें 6 साल के लिए नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ये नाअहल एमएलए जो 17 इनकी तादाद है ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी, तो उबूरी राहत ही मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएज के लिए दोबारा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएज में आर रोशन बेग भी शामिल थे। इस खबर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया रऊफ? जी, अभी रद्द-ए-अमल नहीं आया है। हालांकि किसी नाअहल एमएलए की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, लेकिन इस पूरे फैसले पर साबिक स्पीकर जो है रमेश कुमार, उनका रद्द-ए-अमल जरूर सामने आया है। उन्होंने जो है इस पर ये बात कही है कि एक तरफ उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, दूसरी जानिब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाजत दी है उस पर कुछ सवालात उठाए हैं कि किस तरह जो है इन्हें इजाजत दी, इलेक्शन लड़ने की किस तरह इन्हें इजाजत मिल सकती है, जबकि नाअहलियत का जो की मियाद है वो 6 साल की है। तो इस लिहाज से अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह के हालात रियासत कर्नाटक में बनते हैं, किस तरह का रद्द-ए-अमल। जाहिर सी बात है कि रद्द-ए-अमल मस्बत अंदाज में ही रहेगा बागी एमएलए का। जी, तो बड़े बैलेंस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उबूरी राहत एमएलएस को दे दी है, लेकिन उनकी नाअहलियत को भी बरकरार रखा है। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस हवाले से। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे। सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि उबूरी राहत बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को मिली है। जो 17 नाअहल करार दिए गए थे, अब एमएलए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को जिमनी इंतखाबात होने हैं और जिमनी इंतखाबात के नतायज 9 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में उबूरी राहत तमाम नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली के लिए ये मानी जा रही है। उधर इन तमाम अरकान असेंबली की नाअहलियत को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और अब बात महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र में सदराज के निफाज को चैलेंज करने वाली शिवसेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है, जबकि दूसरी जानिब सियासी जमातें हुकूमत साजी की कोशिशों में जुटी हुई हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग बीती शब हुई। दूसरी जानिब आज सुबह एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग भी हुई। जराये के मुताबिक तीनों जमातें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी सीएमपी वजह करेंगी। इत्तलात के मुताबिक एनसीपी और शिवसेना का वजीर आला 2.5 साल का होगा। इसके अलावा नई हुकूमत में 42 वज़रा हो सकते हैं, यानी तीनों जमातों के 14 वजीर होंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक नायब वजीर आला और असेंबली स्पीकर कांग्रेस का हो सकता है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मीटिंग हुई। उसमें तय हुआ कि जो शिवसेना का प्रस्ताव आया है उस पर बैठ के गहन विचार किया जाएगा। कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के बाद ही कोई निर्णय होगा। शिवसेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने भी यही बात को स्पष्ट किया है कि जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, तो वो भी चाहते हैं कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने ताकि आगे बढ़ा जाए। जहां तक समय का सवाल है, अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद समय ही समय है, बैठ के हम सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे। पहले कांग्रेस के साथ सहमति बनेगी तो शिवसेना के साथ, और निश्चित रूप से पर्यायी सरकार की दिशा में कदम उठाया जाएगा। सॉल्व करने का ज्यादा सवाल ही नहीं उठता। हम जब किसी के पास जाएंगे गवर्नमेंट करने के लिए, तो ये दोनों भी गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हैं या नहीं, या बाहर से सपोर्ट करने वाले, ऐसे अलग इश्यू है। ये तो इश्यू है ना, हमारा मैनिफेस्टो तो साथ साथ था, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में जो पोस्ट रहती है वो कौन से पोस्ट पे काम करने वाला है, कौन उसमें सहभागी होने वाला है, कौन बाहर से सपोर्ट करने वाला है, ये ऐसे अलग इश्यू है। आगे विधान परिषद के चुनाव हो, आगे जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन, सब एक इश्यू नहीं, ऐसे बहुत से इश्यू है, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हमने हमारे पवार साहब जी ने पुलोद ये भी 78 में करके दिखाया है। एनडीए का भी काम वाजपेयी साहब ने करके दिखाया है। 99 से 2014 तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कुछ हमारे साथी, इन्होंने भी 15 साल का गवर्नमेंट चला के दिखाया है। तो इसमें अभी दूसरे कुछ परिस्थिति निर्माण हुई है, वो परिस्थिति में रास्ता निकालने के लिए हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्या होगा ये महाराष्ट्र को पता चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर हक जानकारी यानी आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत अप्रैल में मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2010 को अपने एक तारीखी फैसले में कहा था कि सीजेआई का दफ्तर हक जानकारी यानी आरटीआई के तहत आता है। उसने मजीद कहा था कि अदालती आजादी जज का खुसूसी हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल आईनी बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। 10 जनवरी 2010 को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला होगा। आरटीआई के हवाले से हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरटीआई के दायरे में सीजेआई का दफ्तर आता है नहीं, सीजेआई का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आता नहीं। इस पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं, जहां वो 11वें ब्रिक्स इजलास में शामिल होंगे। पीएम मोदी छठी बार
ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार वजीर आजम 2014 में ब्राजील के फोर्टालीजा में हुए ब्रिक्स इजलास में शामिल हुए थे। इस बार ब्रिक्स इजलास का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी के साथ सरमायाकारों का भी वफ्द ब्राजील गया है। ये वफ्द ब्रिक्स बिजनेस फोरम में शिरकत करेगा। इजलास के हाशिए पर पीएम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदस्य शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। तो पीएम मोदी का ब्राजील दौरा है। 11वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। अपनी नौयत का एक अहम दौरा है। पीएम मोदी छठी मर्तबा समिट में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स इजलास कल मुनक्किद होने वाला है। आज की सरगर्मी अभी काफी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मसरूफ रहेंगी। आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात में ये मुलाकातें होंगी और साथ ही साथ चीन के सदर से भी मुलाकात पीएम मोदी की होगी। तो पीएम मोदी ब्रिक्स इजलास में शिरकत करने के लिए ब्राजील में है। वफ्द ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेगा। पीएम मोदी की मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी होने वाली है। तो वहीं चीन के सदर शी जिनपिंग से भी पीएम मोदी आज मिलने वाले हैं और कल ब्रिक्स इजलास में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 11वीं ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी शिरकत करने के लिए ब्राजील में है। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। कई हसास मकामात पर दफा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। सुबह के औकात में मुतादिद मकामात पर दुकानें और दिगर कारोबारी इदारे खुले हुए देखे गए। कुछ रास्तों पर मिनी बसें चलना शुरू हो गई हैं। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत अब भी मामूल के मुताबिक नहीं है। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस अभी तक लगातार बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त खबर बिहार से आ रही है। बिहार के पटना में फिर मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया है। ट्रक से तेल चोरी के इल्जाम में ड्राइवर और गांव वालों ने एक नौजवान को पीट कर मार डाला। मकतूल की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले में हमलावरों की तलाश कर रही है। मामला तेल चोरी का तेल चोरी कैसा दे जी सर। ट्रक खड़ा जो रहता है ना ट्रक, उसी का। माना कौन है इसको? माना वो तो हम लोग तो देखेंगे वहाँ जाके, तो रोड पर पड़ा हुआ था। आरोप को तेल चोरी करेंगे। तेल चोरी जी। अब ड्राइवर लोग मारा है, कौन मारा है तो हमें बता सकते हैं, लेकिन मारपीट किया है। तो वहीं पर मरा हुआ था कि नहीं, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जी। वहाँ ठीक था जी सर। पहचान हुआ है या नहीं? नहीं, पहचान नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर आलूदा हो गई है। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक औसतन हवा का मेयार 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। फिजाई आलूदगी में इजाफे के सबब लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। पड़ोसी रियासतों में अभी भी पराली जलाई जा रही है। दिल्ली में ऑड इवन में मिलने वाली 2 दिनों की छूट का असर भी हवा पर पड़ा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा दोबारा जहरीली हो गई है। AQI है जो एवरेज 100-200 दिल्ली का रहता है। अभी प्रदूषण के टाइम में ये 600-700 मतलब बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है। ये गाड़ियों की संख्या तो आपको दिल्ली में कम करनी पड़ेगी। इसको आप किसी भी आधार पे करें, चाहे जिस तरीके से भी ये पॉसिबल है। दूसरी चीज़, कम्युनिटी में जो डस्ट है, डस्ट का जो प्रोडक्शन ऑफ डस्ट है, इंडस्ट्रीज है या जो आप घर बनवाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें भी थोड़ी सी आपको कंट्रोल रखनी पड़ेगी। आउटडोर एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करें। मास्क, बट क्वालिफाइड मास्क जो PM 2.5 को सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं या रोकते हैं, उसी की वैल्यू है। तो क्वालिफाइड मास्क यूज कीजिए। डेफिनेटली ये पराली जलाना जो है, वेजिटेबल्स बर्निंग जो होती है इस सीजन में, उसका इफेक्ट, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है। एयर पोल्यूशन कोई एक सोर्स से होता नहीं है। पराली जलती है, उसके धुएं मिल के बिल्कुल जो इन्वायरमेंट है उसको ऐसा बना देते हैं कि आप कहिए कि बिल्कुल जीने लायक नहीं होता है और काफी परेशानी होती है। न्यूज 18 नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने दिल्ली में एयर क्वालिटी का जायजा लिया।
दिल्ली में प्रदूषण बद से बदतर हो चुका है। यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आबो हवा खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, वायरल जैसे फीवर भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के सामने मौजूद हूं, जहां पे हवा की गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आप देख सकते हैं कि PM 2.5 और PM 10 की जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक हो चुकी है। PM 2.5 500 के पार हो चुका है, तो वहीं PM 10 400 के पार। और बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, तो ये स्थिति यूं ही बरकरार है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बीते पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू हुआ था। 2 दिन की रियायत दी गई थी, चूँकि 550वें गुरु पर्व के दिन लोगों को रियायत दी गई, ऑड इवन से छुटकारा मिला। मगर आपको बता दूं कि ऑड इवन 15 तारीख तक ये फार्मूला दिल्ली में यूं ही चलता रहेगा और कहीं ना कहीं ऑड इवन से जो जनता जनार्दन को राहत मिली थी वो राहत अभी दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की जो आबो हवा है वो स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब है। हवा जहरीली हो गई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और ऐसा ही कुछ हाल गाजियाबाद का भी है, जहां फिजाई आलूदगी की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर वक्त से पहले मसले का हल नहीं निकाला गया तो मुस्तकबिल में इसके मुज़िर असरात बच्चों पर पड़ सकते हैं। मेन समस्या हो रही है जो बाजू के जो स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, उनमें जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। मेन फैक्टर ये है। फिर दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स है उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है NCR में। समस्या ये है, एक तो सर चकराने लगता है, खासकर छोटे बच्चे और बड़ों में जो बूढ़े हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, चेस्ट कंजेशन होता है पॉल्यूशन के चलते, और स्मॉग काफ़ी रहता है। काफ़ी लोग सुबह में आना प्रेफर नहीं करते हैं। वॉकिंग में ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है, जिसके चलते पॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। इसमें तो समस्याएं सबको आ रही हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोगों को आ रही है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन का स्तर है वो ज़्यादा ही है और आगे आने वाली पीढ़ी में इसका यदि उपाय नहीं किया गया तो एक विकराल रूप धारण करेगा। दिल्ली में आज फिर ऑड इवन फार्मूला नाफिज रहेगा। 11 और 12 नवंबर को गुरु नानक देव दिवस के मौके पर ऑड इवन फार्मूले में छूट दी गई थी। 15 नवंबर तक ऑड इवन फार्मूला नाफिज रहेगा। ऑड इवन में मिली 2 दिनों की छूट की वजह से दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। ये ऑड इवन का जो चक्कर पड़ा वो आज से फिर शुरू है, 2 दिन के लिए फिर कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी फर्क है, समझो बहुत फर्क है। ऑड इवन के आने से फ़र्क तो बहुत पड़ा हुआ है। जिस तरह से पहले आंखों में जलन हो रही थी उस तरह आंखों में जलन कम हुई, धुंध भी कम हुआ है। लेकिन जब से 11 और 12 तारीख को ऑड इवन को वो फिर से ऑड इवन हटा के लागू कर दिया गया है, तब से मौसम में फिर से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। मौसम में थोड़ी राहत तो है, लेकिन ऑड इवन के लागू होने से बहुत ही आराम था, लेकिन उस तरह से अब उसमें फिर से अब थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, इसलिए ऑड इवन को लागू रहने देना चाहिए। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467, लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 406, तो वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 482 हो गया है। मथुरा रोड पर 482 एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वहीं चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393। IIT में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462। नोएडा की बात करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572। गुरुग्राम की साथ ही बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 हो चुका है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह है जो मुख्तलिफ मकामात की है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR में महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियां आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। टमाटर और प्याज ने एक बार फिर आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। दिल्ली NCR में प्याज 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है।
प्याज की महंगी कीमतों ने आम आदमी के किचन का बजट ही बिगाड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि जो महंगाई है वो इस कदर पहुंच चुकी है कि प्याज के रेट आसमान पहुंच गए हैं। जो आदमी प्याज हर सब्जी में पड़ता है, सबसे पहले हम दुकानदार से ही बात करते हैं। भैया क्या रेट चल रहा है आज प्याज का? सर आज का प्याज जो देखा जाए आज 100 रुपये हो चुका है, जिसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही कि पीछे प्याज इतना महंगा क्यों है। परसों तक जो था प्याज का रेट लगभग 60 रुपये किलो था, ये सिर्फ 2 दिन में ही 100 रुपये जंप मारकर प्याज 100 रुपये पहुंच गया है। इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आई ये क्यों महंगा है प्याज। तो 100 रुपये करीब प्याज पहुंच चुका है और यहाँ पे कुछ लोग प्याज खरीद भी रहे हैं। हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, ये बताइए कि प्याज इतना महंगा हो गया है तो कितना फर्क पड़ रहा है आपके बजट पे किचन? फर्क पड़ रहा, पहले 5 किलो लेते थे, अब 2.5 किलो में 2 किलो में काम चला रहे। क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि प्याज 100 रुपए पहुंचना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत की बात सर, सारा बजट ही खराब हो गया पूरा किचन का हमारा, तो क्या करें, और खानी पड़ती है, क्या करें। तो मजबूरी है, लेना पड़ता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो घट चुकी है। आम आदमी की जेब पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि आखिर उसके पूरे किचन का बजट बिगड़ गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।